सो सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जेई के हिसाब से बहुत ही इजी चैप्टर है। मतलब अभी कुछ सालों में थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने भी लगे, उससे पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते थे। तो इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, ध्यान दो। चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इसके टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे, जो थोड़ा बहुत बस ब्रीफली देखेंगे कि कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। हमें जो पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, है ना। और उसमें भी हमें ऐसा सॉल्यूशन पढ़ना है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है लेकिन हमें सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। इसलिए बहुत सारी बुक्स में इसका नाम लिक्विड सॉल्यूशन से भी होता है चैप्टर, कि जहां पे सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है और सॉल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के केसेस हमें पढ़ने हैं। उसमें फिर हम लोग जाएंगे सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे, आज की क्लास का ये कंटेंट है दोनों, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी हम दो चीजें पहले डिस्कस कर लेंगे आज, एक तो सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉल्युबिलिटी मतलब क्वांटिटी नहीं, फैक्टर्स कि कैसे बढ़ेगा, कैसे डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। हाँ, क्वालिटेटिवली तो हम कर चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो सकता है वो तो हम मोल कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं, लेकिन क्वांटिटी का भी पार्ट करेंगे, बट मेजरली गैसेस के लिए, कि गैस को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करें तो उसका क्या होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड लिक्विड इन लिक्विड। इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ, जो डिस्कस करता है कि कैसे प्रेशर चेंज करने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जिसमें हम डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, वेपर प्रेशर वगैरह डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक सब टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, जो हमने डिस्कस किया था गैसियस स्टेट के टाइम पे, है ना। तो वो, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हमें पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हमें पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। जहां तक डिफिकल्टी लेवल की बात है, सबसे इजी चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, है ना। मतलब इससे इजी है कि रटने वाला एक चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री है, बाकी वैसे ये सबसे इजी है क्योंकि हाफ ऑफ द पोर्शन तो इसका मोल कॉन्सेप्ट ही है। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन टाइप्स की चीजें करेंगे। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला है वो भी देख लो कि उसका सबसे वन ऑफ द ट्रिकीस्ट क्वेश्चन जो था मैंने अभी स्टार्टिंग में कराया, कि अगर किसी भी लिक्विड, हाँ जो मैंने 108 लिया है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट 108 है किसी एक्वा सॉल्यूशन का और इनिशियल मोलालिटी ये थी, तो कितना वाटर बच गया होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी होते हैं उसमें। बाकी फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है कि अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया जो फंडामेंटल से रिलेटेड है कि भाई कैसे कौन सा फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, वो डिफिकल्ट हो सकता है इसमें। बाकी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आज तक डिफिकल्ट नहीं है ना आगे आएगा, क्योंकि बन ही नहीं सकता, है ना। उसमें है ही कितना मोल कॉन्सेप्ट में। तो इसलिए इसको जल्दी खत्म करना है और इसको अच्छे से सारे क्वेश्चन करके निपटा देना है। इस चैप्टर को तो मतलब हमेशा स्ट्रांग ही रखना है सबको। ये वैसा चैप्टर नहीं होना चाहिए कि सर इसमें ये नहीं आता वो नहीं आता, क्योंकि दोनों पार्ट इजी है इसके। ठीक है, और 4 लेक्चर मिलते, वैसे कोशिश करेंगे 3 में निपटा दे, 3 साढ़े 3 में निपटा दे, है ना। लगेगा तो 4 भी करेंगे, मतलब क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, बट आई डोंट थिंक कि पढ़नी चाहिए। हाँ, सो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसको मैं समझाऊंगा नहीं। मतलब पॉइंट ये है कि ये अगर आपको नहीं आता है तो एक बार वापस से कर लेना, है ना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सारे हैं, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, जितने भी हमने पढ़े थे आप पहले,
ठीक है। हाँ, अब बताओ मुझे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस, कितने तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखो, नॉट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉरी नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। वैसे तो फिर बाइनरी सॉल्यूशन एंड देन सॉल्यूशन विथ मल्टीपल सॉल्यूट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्यूट क्या हो सकता है और सॉल्वेंट क्या हो सकता है। सॉल्यूट हो सकता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉल्वेंट भी हो सकता है क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड, ये बच्चों मतलब 9th में पढ़ते थे आप लोग, है ना। तो वैसा कि सॉलिड के अंदर हमने सॉलिड डिसॉल्व किया, अलॉयज हो गए फॉर एग्जांपल, है ना। फिर सॉरी मतलब लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड डिसॉल्व किया, काफी कॉमन है। एंड गैस के अंदर सॉलिड डिसॉल्व किया। ये हो गया पहले 3 टाइप के सॉल्यूशंस। एंड उसके बाद सॉलिड के अंदर लिक्विड, लिक्विड के अंदर लिक्विड एंड लिक्विड के अंदर गैस। इस तरह के टोटल 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। व्हाट इज स्मॉग? हाँ, तो ऐसे 9 तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं, आपको पता है। मतलब ये नहीं सोच रहे कि सर सॉलिड गैस में कैसे डिसॉल्व होगा। सो क्या होता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिफाइन करते हो आप, क्या पढ़ा आपने। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिफाइन करते हो। क्वेश्चन कर लो, हो गया। और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। क्लास में पढ़ो, घर जाके क्वेश्चन करो, खत्म हो गया। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो क्लास में फोकस नहीं करोगे तो घर जाके डबल मेहनत करोगे। यहाँ भी पढ़ रहे हो, फिर अभी भी नहीं करोगे तुम, अभी तो तुम बीटेस की तैयारी करोगे, है ना। एक कुछ टाइम बीत जाएगा, जब 1 महीना जब अगला बीटेस आएगा तब तुम्हें याद है अच्छा सॉल्यूशन भी तो चैप्टर था एक, है ना। तो इसलिए अभी कर लो ताकि घर पे ना करना पड़े, सीधे क्वेश्चन करके और इसको क्लोज करो आज। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एक डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हैं कि जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है। बट ये हमेशा ट्रू नहीं है ना। दोनों लिक्विड है तो कोई भी सॉल्यूट हो सकता है और कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। बट पॉइंट इज कि जब दोनों सेम फेज में होते तो यूजुअली हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई सॉल्यूट भी अगर लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो डोमिनेंट है तो वो सॉल्वेंट हो गया। लेकिन मेजर जो एक्यूरेट डेफिनेशन है वो ये है कि ओवरऑल सॉल्यूशन का जो फेज होता है जिससे मैच करता है वो सॉल्वेंट होता है। जैसे मान लो कि अगर आपने वाटर में NaCl डिसॉल्व किया है एंड ओवरऑल वो लिक्विड ही है, मतलब लिक्विड जैसा ही दिख रहा है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट जो है वो NaCl नहीं है, सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। क्वांटिटी में भी ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर सॉल्वेंट क्या है। जैसे मान लो कि आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हो, मान लो आपने 100 ग्राम वाटर में 110 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर दिया, नहीं हो रहा डिसॉल्व, पर उस केस में क्या NaCl सॉल्वेंट बन जाएगा और वाटर सॉल्यूट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो अमाउंट से डिफाइन करने से बेटर क्या है कि आप फिजिकल स्टेट से डिफाइन करो कि ओवरऑल सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जिससे रिजेंबल करता है वो सॉल्वेंट है और बाकी दूसरा जो है वो सॉल्यूट है। और अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो देन इन दैट केस जो ज्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट है और जो कम क्वांटिटी में वो सॉल्यूट है ना। तो सॉल्वेंट क्या होता है, फिजिकल स्टेट जिसका सेम एज सॉल्यूशन, है ना। बाकी क्वांटिटी वाला तो है ही, यूजुअली लार्ज इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू क्या, सॉल्यूट। ठीक है।
तो अब आप मुझे बताओ कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो कौन से फैक्टर से गवर्न होगी। मान लो 3 तरह के सॉल्यूशन हमें पढ़ना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमें कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है, क्या बोला था मैंने? बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एज सॉल्वेंट, है ना। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। तो 3 सॉल्यूशन हमें पढ़ने, फिर क्या? सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। ये 3 तरह के सॉल्यूशन हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हेडिंग दो आप, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे हम, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखो ध्यान से, अपने पास एक सॉल्यूट होगा जिसका फिजिकल स्टेट होगा सॉलिड स्टेट, हम ले आएंगे सॉल्वेंट और अपने को मिलेगा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो 2 तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग। एक तो क्वांटिटेटिवली सॉल्युबिलिटी, एक्चुअली में इज अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। सॉल्युबिलिटी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी सॉल्युबिलिटी को एज ए क्वालिटेटिव पैरामीटर भी यूज करते हैं कि ये सॉल्युबल है या नहीं है, पर अल्टीमेटली हम अमाउंट ही कैलकुलेट करना अपने को सॉल्युबिलिटी में। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है बताओ? सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे आप? और एक्यूरेट बताओ, और एक्यूरेट। हाँ, मी ml इज नॉट द प्रॉब्लम, मैक्सिमम अमाउंट, क्योंकि डिसॉल्व तो कितना भी कर सकते हो आप, है ना। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature. एंड प्रेशर ऑल्सो फॉर गैसियस कंपोनेंट्स, जहां पे गैसियस कंपोनेंट इन्वॉल्व है वहां पे सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने के लिए आपको प्रेशर भी फिक्स करना पड़ेगा। अगर प्रेशर चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर लिख लो आप, ठीक है, कि मैक्सिमम सॉल्यूट आप कितना डिसॉल्व कर सकते हैं ना। आप में से कोई पूछ रहा था कि भाई सर उसको ग्राम 100 ml में होता है, 1000, ये सब कुछ नहीं है। वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जैसा आप लिखोगे वैसा हो जाएगा डेफिनेशन। कि इसकी यूनिट्स क्या होगी, डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हो। आप ग्राम पर ग्राम भी एक्सप्रेस कर सकते हो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है, या 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास कितना है। तो जितने कॉन्सेंट्रेट मतलब यूनिट अगर आपको लिखनी है तो ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिख सकते हो आप, जितने आपने पढ़े हैं सब सॉल्यूशन का ही तो यूनिट है। आप पीपीएम पीपी भी निकालते हो, वो भी तो ये बताते हो कि ये पर्टिकुलर सॉल्ट कितना सॉल्युबल है, कितना अमाउंट डिसॉल्व हो रखा है उसमें, राइट। सो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यूज कर सकते हो आप, लेकिन कॉमन यूनिट जो है, कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो मोलारिटी है। इस चैप्टर में मोलालिटी भी काफी सिग्निफिकेंटली यूज होगा। तो मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन भी देखने को मिलता है अपने को, है ना। और सॉल्यूशन के केस में एक और इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, राइट। स्ट्रेंथ क्या होता है? ग्राम पर लीटर, है ना। तो ये कुछ कॉमन यूनिट्स है जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर में ना। एक हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर लिया। अब इधर आते हैं, अगर इसके सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हम इसको ले चैटलर प्रिंसिपल से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो इस प्रोसेस का देखो, डेल्टा एच जो होगा वो डिपेंड करता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब डेल्टा एच फिक्स नहीं है क्योंकि सॉलिड सॉल्वेंट इंटरैक्शन पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, हमें ये पता है कि 2 तरह के सॉल्यूशन बनेंगे, या तो एंडोथर्मिक बनेगा या
एक्सोथर्मिक बनेगा। तो अगर हम अलग अलग फैक्टर्स की बात करें तो पहली बात तो ये है कि फैक्टर्स अगर हम देखें अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो पहला फैक्टर हम लेके आते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या, सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट भी लिख लेते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है ये। क्या एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते थे क्या, लाइक डिजोल्व्स लाइक, है ना, कि भाई जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट हो तो बेटर है। कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ज्यादा सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर वाला, है ना। तो अगर पोलर सॉल्यूट है is more soluble in polar solvent, ठीक है। पोलर सॉल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा। उसके बाद ये जो है, अगर ये इक्विलिब्रियम है जिसमें सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये भी एक्वस कह लो या जो भी लिक्विड फॉर्म में होगा, फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो लिक्विड ही होगा। तो ये बताओ कि क्या इसके इक्विलिब्रियम को प्रेशर से कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा, राइट। तो अगर कोई पूछे प्रेशर का क्या इंपैक्ट है तो आप क्या बोलोगे? नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि इनकंप्रेसिबल लिक्विड्स हैं ये सब्सटेंसेस। अगर कंप्रेसिबिलिटी इनमें थोड़ी बहुत होती तो प्रेशर का इफेक्ट होता। मतलब हो सकता है कि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाओ तो थोड़ा सा कंप्रेस होगा, उससे सॉल्युबिलिटी पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकंप्रेसिबल है। और क्या हो सकता है, और किसका इफेक्ट हो सकता है इस पे? टेम्परेचर का इफेक्ट हो सकता है। यस, यहां तक लिख लिया गया? ये हो गया सबका, ठीक है। सो थर्ड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही उस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर सकती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इसके दो केसेस बनेंगे। क्या कि अगर डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, अगर एंथैल्पी ज्यादा है तो मतलब एंडोथर्मिक है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो आप बोलोगे क्या कि सॉल्युबिलिटी दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। और दूसरा कि अगर डेल्टा एच इज लेस देन 0 तो सॉल्युबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। ली चैटलेट प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो आप, साइड में हम कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी डिस्कस करते चल रहे हैं। सैचुरेटेड वर्सेस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वर्सेस अनसैचुरेटेड, मतलब ये सारे कीवर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता है भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या होता है? ये सब वो पॉइंट्स हैं जो आपको आइडिया है ना, बस उसको एक बार फिर से डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ, सो मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी के एग्जैक्टली बराबर है। उस टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी हो सकती है उसके बराबर है कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होगा? कम सॉल्युबिलिटी, जब अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन सॉल्युबिलिटी, उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड क्या होगा?
अच्छा, हीट करके ऐड करके कूल डाउन करोगे तो वापस रिक्रिस्टलाइज नहीं हो जाएगा क्या? है ना, हो जाना चाहिए ना फिर तो, क्योंकि टेम्परेचर अगर घटाने से सॉलिबिलिटी बैकवर्ड आ जाएगी फिर तो फिर कैसे सुपर सैचुरेटेड कैसे डिफाइन करेंगे हम ऐड करे जा रहे हैं सॉल्वेंट को, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं तो सैचुरेटेड हो गया। तो ठीक है, आपने सही बोला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, और उससे टेम्परेचर हम डिक्रीज नहीं करेंगे, उसको हायर टेम्परेचर पे ही डिसॉल्व रखेंगे, और फिर धीरे धीरे उसकी सॉलिबिलिटी जब धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन करेंगे तो कम होगी, पर इतनी कम नहीं होगी, है ना। तो इन वे एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही है एट अ हायर टेम्परेचर, कि वो उस टेम्परेचर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। हाँ ठीक है, तो आप एक ही टर्म डिफाइन कर लें क्या, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन सॉल्युबिलिटी तो क्या बोलोगे, तो ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड। जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी है तो वो हो गया सैचुरेटेड, और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज समहाउ ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी तो ये हो गया सुपर सैचुरेटेड। एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो हायर टेम्परेचर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। है ना, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होंगे जो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी जिनकी बढ़ रही है वो एंडोथर्मिक है ना। तो जो एंडोथर्मिक सब्सटेंसेस हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, KI NaNO3 KNO3। NaCl का भी एंडोथर्मिक होता है बट बहुत कम होता है, इसलिए उसको नॉर्मली पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं हम लोग, उसको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। लेकिन उसका भी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ती है, वी नो फॉर अ फैक्ट कि ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद कुछ सॉल्यूट ऐसे भी होंगे जिनके जैसे अमोनिया हो गया, HCl है, ये सब का क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वी नो कि एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उनके बीच में, वाटर और अमोनिया के बीच में या HCl के बीच में, है ना। तो दो चार एग्जांपल इसमें से ड्रॉ कर लो ग्राफ वाइज, है ना, दो चार ग्राफ ड्रॉ कर लो कि भाई एटलीस्ट एक लाइन डायग्राम तो होना ही चाहिए टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है, तो आपको दो केसेस तो अच्छा, इसका ग्राफ का कोई जरूरी नहीं कि कोई लीनियर ही हो, है ना, कैसा भी हो सकता है। तो यूजुअली हम ऐसा बनाते हैं कि ये किसके लिए होगा, डेल्टा H इज लेस देन 0, एक्सोथर्मिक के लिए डिक्रीज होगी, और एंडोथर्मिक के लिए कहीं से भी स्टार्ट कर लो ऐसे, डेल्टा H ग्रेटर देन 0, है ना। जैसे जैसे डेल्टा H बढ़ता जाएगा स्लोप भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो आप बोल सकते हो कि स्लोप इंक्रीजेस एज डेल्टा H इंक्रीजेस, है ना। चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, डजंट मैटर, है ना। स्लोप जो है वो डेल्टा H पे ही डिपेंड करेगा। मतलब स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करें हम लोग ना, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव आपको डिसाइड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन डेल्टा H। हाँ क्या, कुछ ग्राफ्स जो है हाँ वो परफेक्टली लीनियर ग्राफ्स है, एंड कुछ ग्राफ्स आर इंक्रीजिंग। हाँ। सो क्या होता है कि फॉर सम सब्सटेंसेस जो इंथैल्पी है, क्वेश्चन ये कि सिर्फ कुछ ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहे हैं और कुछ, हाँ वो भी है, बट कुछ ग्राफ जो है वो स्टार्टिंग से ही कर्वेचर दिख रहे हैं। जैसे KI का देखोगे तो ऐसा लग रहा है लीनियर है। लीनियर पहली बात कोई भी नहीं है,
लेकिन कुछ सब्सटेंसेस होंगे जिनका डेल्टा एच टेम्परेचर पे उतना डिपेंड नहीं करेगा, और कुछ होंगे जिनका डेल्टा एच टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अभी तक हमें लगता है कि डेल्टा एच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एट एवरी टेम्परेचर, फिर हमने किरचॉफ्स इक्वेशन पढ़ा था कि नहीं, डेल्टा एच जो है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पर कभी कभी हम थ्योरेटिकल रेंज में उसको कांस्टेंट ही मान लेते हैं। तो यहां पे डेल्टा एच पे स्लोप तो डिपेंड कर ही रहा है, पर डेल्टा एच खुद भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर उसका फैक्टर भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा ना, है ना। तो इसीलिए कोई कोई ग्राफ जो है उसका कर्वेचर ज्यादा है क्योंकि उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस ज्यादा हो गई, किसी किसी में कम है। याद है ना किरचॉफ्स इक्वेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी। हाँ, डेल सीपी डेल टी टी, डेल टी मतलब, है ना। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड इन लिक्विड। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हमें ऑलरेडी पता है, मोलारिटी कैसे निकालते हैं, मोलारिटी कैसे निकालते हैं, नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं, है ना। हमें सिर्फ ये देखना था कि कौन से फैक्टर सॉलिबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, और ग्राफ से हमें क्या पता चल सकता है ये देखना था। नहीं नहीं नहीं, फैक्ट्स हमें नहीं याद रखने किसके, नहीं नहीं, वो हमने पढ़ा है ना आयनिक इक्विलिब्रियम में, सॉरी आयनिक बोल रहा हूँ, आयनिक बॉन्डिंग के टाइम पे सॉलिबिलिटी, या एस ब्लॉक पी ब्लॉक में अलग अलग जगह आपने जब सॉल्ट पढ़े तब सॉलिबिलिटी पढ़ी है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बताओ भाई क्या होगा, कौन कौन से फैक्टर होंगे, आप अपने हिसाब से बताओ पहले, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस है सॉल्यूट प्लस लिक्विड है सॉल्वेंट, और आपने बनाया सॉल्यूशन जो कि खुद भी लिक्विड है ना। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो इन अ वे लिक्विड ही है ये भी। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर्स होंगे इसमें बताइए। टेम्परेचर भी होगा और प्रेशर भी होगा क्योंकि गैस है ना, तो प्रेशर भी इंपैक्ट करेगा कहीं ना कहीं सॉलिबिलिटी को। और क्या हो सकता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस हमेशा रहेगा, वो तो हर जगह वैलिड है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, प्रेशर, और वेपर प्रेशर। किसका, गैस तो गैस है ना, उसका वेपर प्रेशर क्या, वही तो प्रेशर है ना। और लिक्विड के वेपर प्रेशर से तो क्या ही मतलब है उसको, वो तो लिक्विड के नेचर में आ जाएगा ना फिर तो, है ना। सो सबसे पहले हम ये देखो कि एंथैल्पी जो है इस सॉल्यूशन का वो मोस्टली तो नेगेटिव ही होगा। एंथैल्पी मोस्टली नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि गैसियस कंपोनेंट जो है और जो लिक्विड है उनके बीच में जैसे लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा। कौन कौन से इंटरेक्शन है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है क्योंकि गैसेस है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। ये तीन तरह के इंटरेक्शंस है ना। ये जब अलग अलग थे दोनों तो ये दोनों इंटरेक्शंस थे, जब दोनों को आपने मिक्स किया तो ये इंटरेक्शन हो गया, और दिस माइनस दीज टू का जो भी कॉम्बिनेशन आएगा उससे आपको डेल्टा एच पता चलेगा। और हमें पता है कि यहां पे ये जो इंटरेक्शन है, अच्छा सॉल्यूशन के अंदर जब वो बन जाएंगे तो सॉल्यूट सॉल्यूट भी रहेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट भी रहेगा, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट भी रहेगा। क्या कम हो जाएगा, सॉल्यूट सॉल्यूट, जो कि ऑलरेडी कम है ना। तो एक तरह से डेल्टा एच नेगेटिव होगा मोस्टली। लेकिन जब हम बात करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, तो उस केस में डेल्टा एच नेगेटिव भी होगा तो या तो बहुत कम होगा क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एकदम वहां भी नेग्लिजिबल ही होता है, और अगर कभी कभी किसी किसी केस में डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है ना। ध्यान दो, अगर आप डिस्कस कर रहे हो गैसेस इन पोलर सॉल्वेंट, तो मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि डेल्टा एच ऑफ दिस विल बी लेस देन जीरो, कोई डाउट ही नहीं है, डेल्टा एच जीरो ही रहेगा। और डेल्टा एच तो हमेशा जीरो से कम होगा क्योंकि यहां पे गैसेस था और उसकी जो रैंडमनेस थी वो ट्रैप हो गई सॉल्यूशन के अंदर, तो डेल्टा एच तो नेगेटिव ही रहेगा, डेल्टा एस विल बी लेस देन जीरो। नाउ गैसेस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो डेल्टा एच होगा
वो लेस देन 0 भी हो सकता है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। बेसिकली डेल्टा एच एक्चुअल में जो होता है वो 0 के रेंज में ही होता है, मतलब बहुत कम होता है, वेरी लो इंथैल्पी, है ना। इसीलिए जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आगे डिस्कस करेंगे तो इसका इंपैक्ट समझेंगे हम लोग। एनीवेज, अगर हम यहाँ पे पूरे सिस्टम को समझे तो फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर हम बात करेंगे नेचर ऑफ सब्सटेंस की। पर इसको पहले पॉइंट वाइज लिख लो आप लोग, है ना। आते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी पे आते हैं, पहले पॉइंट वाइज इन सबको लिख लो। हाँ हाँ, सो ये जो इंटरैक्शन है, देखो जो डेल्टा एच आएगा वो कैसे आएगा। डेल्टा एच ऐसे आएगा कि पहले सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन था, है ना। तो और बाद में क्या है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट सॉल्वेंट, है ना। और ये जो इंटरैक्शन है इससे एनर्जी रिलीज हो रही है, याद रखो ये एनर्जी हो रही है वो रिलीज हो रही है। तो पहले क्या था, सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये इंटरैक्शंस ऐड होंगे और उसमें से सबट्रैक्ट क्या होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है ना ये। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो, बट हाँ ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल लिख लिया आपने और इसको हमने इसकी वैल्यू लिख लेंगे जो भी होगा। तो ये डेल्टा एच होगा। अब देखो मैं ये समझा रहा हूं आपको कि ये बहुत कम था पहले, ये दोनों में कॉमन है और ये ज्यादा है, विच ओवरऑल इज नेगेटिव, है ना, क्योंकि इंटरैक्शन है, अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन में एनर्जी नेगेटिव होगी, राइट। ये पूरी क्वांटिटी जो हम लिख रहे हैं ये इंटरैक्शन के टर्म में जरूर लिख रहे हैं, पर हमें पता है कि इस प्रोसेस की जो इंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी, खुद नेगेटिव है। तो ये इंटरैक्शन ऐड हुआ, एक तरह से एक्स्ट्रा हुआ है, तो यहां पे डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा। कब, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरैक्शन काफी डोमिनेंट हो। यूजुअली कब होगा, जब सॉल्वेंट जो है वो पोलर हो, राइट। अब यही मैं समझा रहा हूं कि जब आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट आएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आएगा, तो ये वाला जो इंटरैक्शन है ये भी पुअर ही हो जाएगा। और अगर ये इंटरैक्शन इससे भी पुअर हो गया तो उस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर पुअर नहीं भी हुआ तो इसी रेंज में रहेगा, तो डेल्टा एच विल मोस्टली बी क्लोज टू जीरो, समटाइम्स स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, समटाइम्स स्लाइटली लेस देन जीरो, और कभी कभी जीरो के बराबर भी हो सकता है ना। तो फॉर आप लिख लोगे कि एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन of polar of gases in polar solvents, enthalpy of dissolution of gases in polar solvent enthalpy of dissolution of gases in polar solvents is negative, मतलब less than zero, ठीक है। But enthalpy of dissolution of gases in non-polar organic solvents, but enthalpy of dissolution of gases in non-polar organic solvents can be positive or negative, can be positive or negative and very close to zero, ना, बहुत ज्यादा भी नहीं होती, मतलब जीरो नहीं होगा बट जीरो से बहुत रेंज में रहेगा। कंपैरेटिवली जो होगा वो कम होगा, किससे कम होगा, पोलर सॉल्वेंट में जब हम डिसॉल्व कर रहे थे उसके कंपैरेटिवली कम होगा। ठीक है भाई, ये भी सही है। अब आता है नेक्स्ट कि थोड़ा डिटेल में इनको जाकर हम समझते हैं इन सारी चीजों का ना, सारे फैक्टर्स को हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अभी तक में ये अभी रिसेंट एग्जाम्स में जेई के रिसेंट टेस्ट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। हेनरीज लॉ के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, मतलब ज्यादा आ रहे हैं रिलेटिवली। पहले
कम थे, पर अभी धीरे धीरे इसके ग्राफ व्राफ के क्वेश्चन आने लगे, तो इसलिए हम डिटेल में इसको समझेंगे ना। सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें तो फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? फैक्टर्स में अगर हम देखें तो वही नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज पे आते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, और क्या रह जाएगा? हाँ ये आएंगे। मैं सोच रहा हूं और कोई फैक्टर तो नहीं रह गया। हाँ मेजरली यही 4 मेन फैक्टर्स होंगे ना। इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट अलग और नेचर ऑफ सॉल्वेंट अलग से भी लिखा है मैंने, क्योंकि क्या होगा कि इन दोनों के म्यूचुअल इंटरेक्शन टाइप पे तो डिपेंड करेगा ही कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, उसके साथ साथ वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट पार्टिकल्स खुद एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल्स को इधर सॉल्यूशन की तरफ खींचेंगे, ऐसा समझो। और जैसा मैंने एडजॉर्प्शन के टाइम पे आपको बताया था, है ना, कि अगर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन ज्यादा है तब भी सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ जाती है या किसी भी सॉल्वेंट में, खास करके पोलर वाले में, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल, एक गैसियस पार्टिकल अगर डिसॉल्व होगा तो वो फिर दूसरे को खींचेगा अपनी तरफ, मतलब वो गैसेस को भी खींच रहा है अपनी तरफ, ऐसा समझो, है ना। तो एक पार्टिकल का दूसरे पे इन्फ्लुएंस है तो उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी और बढ़ती है ना। तो सॉल्यूट सॉल्यूट का खुद का भी जो फोर्स है वो भी मैटर करता है यहाँ पे, और वो इन फेवर ऑफ सॉल्युबिलिटी है बेसिकली, ठीक है। और सॉल्वेंट सॉल्वेंट है बेसिकली, ऐसा सोचो कि एस्केपिंग टेंडेंसी अगर कम होगी गैस की तो उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज्यादा होगी। ऑल्सो सोचो कि लिक्विफिएबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। इस तरह से हम समझेंगे इसको। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो हम समझेंगे ये, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी विच इज डिस्कस यूजिंग हेनरीज लॉ, है ना, क्योंकि इससे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। तो आप लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ। कहाँ गए सारे, हैं ना इसमें, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर और हेनरीज लॉ क्या बोलता है हेनरीज लॉ भाई? solubility of gases in liquid is directly increases with increase in pressure. Solubility of gases in liquid increases with increase in pressure. ठीक है, ये क्या देख रहे हैं हम लोग? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी पहले देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हम बोल सकते हैं कि इफ S is the symbol of solubility, तो solubility is directly proportional to partial pressure of gas। तो इसका एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये होना चाहिए, देखो ये बहुत रफ सा स्टेटमेंट है, इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही कि प्रेशर कौन सा, टोटल प्रेशर, गैस का पार्शियल प्रेशर, या किसी दूसरे गैस का पार्शियल प्रेशर। तो वी शुड क्लैरिफाई कि ये जो प्रेशर है ये उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर है, टोटल प्रेशर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो इसको और लिखना है तो आप इंक्रीजेस विथ, अच्छा ऐसा हो सकता है कि टोटल प्रेशर बढ़ाने की वजह से पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, इससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है, पर टोटल प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही है। अगर आप टोटल प्रेशर को इनर्ट गैस ऐड करके बढ़ा देते हो तो उससे सॉल्युबिलिटी आपकी ओरिजिनल गैस की सॉल्यूशन में इंक्रीज नहीं होगी। तो आप इस स्टेटमेंट को और रिफाइन करके लिखोगे क्या, कि solubility of gas in liquid increases with increase in partial pressure of that gas onto the liquid surface। नहीं ऐसा नहीं होता है,
कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो तो पार्शियल प्रेशर किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट का कम नहीं होता है, सेम रहता है ना। हाँ, थोड़ा बहुत अफेक्ट हो सकता है बिकॉज वहां कोलिजन बढ़ जाएंगे तो वो दूसरे को सरफेस कम मिलेगा गैस को, पर उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। सो आप लिखेंगे क्या कि solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid increases with solubility of gas in liquid increases with increase in partial pressure of that gas onto the liquid surface at a given temperature। ठीक है, हेनरीज लॉ जो है वो एक गैस और एक लिक्विड फिक्स कर दो तो वो लीनियरली एप्लीकेबल है, राइट। ऐसा नहीं कि आप सॉल्वेंट बदल दिया और गैस वही रखी और फिर आप एक्सपेक्ट करो कि सेम सॉल्युबिलिटी हो, नहीं। इट विल डिपेंड ऑन नेचर, और उसके लिए जो हेनरीज लॉ का जो भी कांस्टेंट हम डिफाइन करेंगे वो उन सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि अगर आपने सॉल्वेंट बदल दिया तो भी बदल जाएगा ये सब। तो इसके बहुत सारे मॉडिफिकेशन है इस फॉर्म के, लेकिन इससे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ये देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ प्रेशर ऑफ गैस ऑन टू द लिक्विड सरफेस, तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस ऑन टू द लिक्विड सरफेस इज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू द लिक्विड सॉल्यूशन। कह सकते हैं ना कि अगर प्रेशर बढ़ने पे एस बढ़ता है तो हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन के अंदर गैस का, वैसे वैसे उसका पार्शियल प्रेशर ऑन टू द लिक्विड सरफेस बढ़ता जा रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is also directly proportional to mole fraction of gas in solution not onto the surface। देखो दो तरह के मोल फ्रैक्शन होंगे भाई, ये क्लैरिफाई कर देता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें यही दिक्कत होती है कि मोल फ्रैक्शन तो दिया ही है तो फिर मोल फ्रैक्शन पूछ क्यों रहे। तो दो मोल फ्रैक्शंस होंगे, एक तो होगा गैस का मोल फ्रैक्शन इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर ओवर द लिक्विड सरफेस, जिनको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लो एटमॉस्फेयर में N2 और O2 है मेजरली, तो N2 और O2 का प्रेशर लग रहा है हर लिक्विड के ऊपर, उसमें N2 का पार्शियल प्रेशर अलग है और O2 का पार्शियल प्रेशर अलग है, तो वहां पे भी N2 और O2 का मोल फ्रैक्शन है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। यहां पे जो मोल फ्रैक्शन है वो पानी में जब डिसॉल्व हो गया O2 तो O2 का मोल फ्रैक्शन क्या है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड द सॉल्यूशन, नॉट अबव द सॉल्यूशन सरफेस। ठीक है, अबव द सॉल्यूशन सरफेस के लिए हम क्या उसको कहां यूज कर सकते हैं, हम पार्शियल प्रेशर निकालने में यूज कर सकते हैं यूजिंग डाल्टन्स लॉ, है ना। तो आप लिखोगे क्या, यहां से हम लिखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट KH इनटू मोल फ्रैक्शन, और ये जो KH है इसको हम क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। हाँ, नहीं, पार्शियल प्रेशर नहीं बढ़ रहा, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है इसलिए मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो हम उसका उल्टा लिख रहे हैं। पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है इसलिए मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से ट्रैक कर लो कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर है शायद उतना ही ऊपर पार्शियल प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, है ना। तो इट्स द मोल फ्रैक्शन दैट डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर। हम लिख उल्टा रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, है ना। ये ऐसा होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन पार्शियल प्रेशर। हेनरीज लॉ के बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसमें से जेई में मोस्ट कॉमनली ये वाला फॉर्म पूछा जाता है कि व्हेन पार्शियल प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन, जबकि रियलिटी में उल्टा है कि मोल फ्रैक्शन इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। यस, हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि टेक्निकली क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड लिक्विड increases as partial pressure of the gas on liquid surface increases. So we should be writing X is directly proportional to partial pressure of gas onto the liquid surface. ऐसा लिखना चाहिए अपने को। हमने बस उसको दूसरे तरीके से लिख लिया कि if X
लीनियरली इंक्रीज विथ पार्शियल प्रेशर, तो उसका उल्टा भी तो कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर विल इंक्रीज इफ एक्स हैज इंक्रीज्ड, राइट? तो हमने उल्टा लिखा है बस उसको। या फिर ऐसा समझो कि इसको सीधा ही लिख लो, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि तुम लिख लोगे कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, फिर आप लिखोगे x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और फिर आप करोगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 1 बाई k इंटू एक्स, और फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू kh into x where kh is 1 by k which is a proportionality constant in this equation, तो kh ऐसे आ जाएगा। किसी भी तरीके से लिखो सेम ही बात है ना? हाँ, उल्टा हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखने के हिसाब से कर रहे हैं। यस, और सीधा भी लिख सकते हो आप, पर उसके यूनिट बदल जाएगी। जो हेनरीज कांस्टेंट होगा उसकी यूनिट डिपेंड करेगी कि आप उसको किस फॉर्मेट में लिखते हो, है ना? हाँ, प्रेशर के टर्म्स में क्या, प्रेशर ही होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट वैसे भी नहीं होती है। तो केएच की जो यूनिट होगी वो प्रेशर की ही यूनिट होगी, क्योंकि ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी है वैसे भी मोल फ्रैक्शन। एनीवेज, तो ये लिख लो पहले। लिख लिया तक सबने? हो गया क्या? ठीक है। है ना? फॉर दोज ऑफ यू जिनको समझना है, आप ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब कि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि सर पार्शियल प्रेशर कैसे डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करना चाहिए ना। हमने बस उस इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिखा है ना? जहां KH क्या है, KH इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट which depends on nature of solute, temperature, nature of solvent and और क्या रह जाएगा? हाँ, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेनरीज कांस्टेंट। ध्यान दो, एक सॉल्वेंट लिया, उसमें कोई सॉल्यूट डिसॉल्व किया, उसी सॉल्यूट को तुम दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, केएच बदल जाएगा। एक सॉल्वेंट लिया, उसमें एक सॉल्यूट डिसॉल्व किया, उसमें दूसरा सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे, केएच बदल जाएगा। मतलब ये सॉल्यूट टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट दोनों पे वेरी कर रहा है ना? और साथ साथ में टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा है ना? तो हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, सिंपल टर्म्स में तो बहुत इजी है, पर एक्चुअली में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि उसमें चेंज भी होती है जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं यूजुअली लोग। ध्यान देंगे यहाँ पे, फिर कांस्टेंट क्यों है सर? ये जब सब पे डिपेंड कर रहा था, फिर कांस्टेंट कब है ये? तो हेनरीज कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर अ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना? तो इट कांस्टेंट for a given solute in a given solvent at a given temperature. बाकी केएच कैसे टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ेगा, सॉल्यूट के टाइप बढ़ने पे कैसे चेंज होगा, उसको भी हम अलग अलग लिखेंगे। लिख लिया? कोई डाउट नहीं?
ठीक है, सो इसके बाद इसके ग्राफ, मुझे लग रहा है सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया। यहाँ है एंड इज कांस्टेंट का स्टेटमेंट, है ना। स्लाइड का थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया। हाँ, इधर केज की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिख लो, है ना। सो केज का क्या है सीन भाई, केज की जो यूनिट होगी वो वही यूनिट होगी। अच्छा, कौन से केज की बात कर रहे हैं, किस फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखा है, उस फॉर्म के हिसाब से। जिस फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखा है वहां पे P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स है, वेयर एक्स इज मोल फ्रैक्शन विच इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो प्रेशर की जो यूनिट होगी वही यूनिट आपके हेनरीज कांस्टेंट की भी होगी। तो हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर, टॉर या फिर किलो बार या बार, जो भी। ओके, पीके इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इस फॉर्म में, बिल्कुल लिखते हैं। तो उसमें मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू KH इंटू P बोल रहे हो ना। हाँ हाँ, उस फॉर्म में भी लिखते हैं, उसमें बदल जाएगा। उसका यूनिट प्रेशर इनवर्सली होगा। यस, तो यूनिट ध्यान देना क्वेश्चन में, बेसिकली वही है कि जिस यूनिट में लिखा होगा उस हिसाब से आपको करना है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या, कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी दे सकते हैं कि C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KH इंटू P, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इंटू पार्शियल प्रेशर। तो वहां पे क्या हो जाएगा यूनिट, फिर मोलारिटी की यूनिट होती है इसकी, और फिर बार इनवर्स या ATM इनवर्स और आ जाएगा। तो यूनिट का ध्यान रखना, उस हिसाब से फॉर्मूला क्या यूज करना है पता चलेगा तुम्हें, है ना। बता दूंगा वो भी अलग से। सो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यू, ऑफ कोर्स सॉलिड पे डिपेंड करता है। द केएच वैल्यू ऑफ गैस इन डिफरेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ठीक है, यूजुअली इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, यूजुअली, है ना। इट माइट डिक्रीज विद टेम्परेचर एज वेल, ठीक है। एंड हायर द वैल्यू ऑफ केएच ऑफ अ गैस, लोअर विल बी दी solubility, क्योंकि of course P is equals to at a given pressure, of course, है ना। कैसे कि क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स है, तो ये x ही तो solubility बता रहा है, ये एक solubility बता रहा है, ये तुम्हारा फिक्स है, तो ये ज्यादा होगा तो solubility कम होगी ना। तो solubility ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। तो एट अ गिवन प्रेशर और फॉर एनी गिवन प्रेशर केएच बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी घटेगी। और केएच खुद नहीं बढ़ता है, आप गैस चेंज करके केएच बढ़ाते हो या सॉल्वेंट चेंज करके केएच बढ़ाते हो, है ना। तो बस लिखने का तरीका है कि आज केएच इंक्रीजेस सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। सो ये है। अब पॉइंट ये आता है कि सर केएच और किस फैक्टर पर, जैसे नेचर लिख दिया, हम नेचर का क्या करेंगे हम लोग, अगर आ गया क्वेश्चन में तो हमें कैसे पता चला कि इसका केएच ज्यादा होगा, है ना। सो फॉर डिफरेंट गैसेस अगर हमें केएच निकालना है तो उसके कुछ टेक्निक्स बताता हूं मैं आपको, पता नहीं यहाँ जगह है कि नहीं, चलो यहाँ करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पे सब करवा दूं इस स्लाइड पे। तो आप लिखो ये कि KH जो होगा इंक्रीजेस, या KH डिक्रीजेस लिखते हैं, सॉलिबिलिटी के हिसाब से लिखते हैं अपन, KH डिक्रीजेस एज लिक्विफिएबिलिटी इंक्रीजेस। मतलब जो गैस जितना इजीली लिक्विफाई हो सकता है उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ज्यादा होती है लिक्विड में, और सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी अगर तो KH कम होगा, है ना। तो इन अ वे बोल सकते हैं कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ए क्या है, ए वो ए है जो हम गैसेस स्टेट में पढ़ते थे, वन रिवॉल्व्स कांस्टेंट। हाँ, वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता था ना, और लिक्विफिएबिलिटी जो है वो अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। TC इज इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर भी होगा, है ना। फॉर गिवन गैसेस यूजुअली ऐसे डिपेंड करेगा। देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B बाई A होगा, है ना। की कौन सा लिया, TC है, TC क्रिटिकल टेम्परेचर। जो गैस जितना आसानी से लिक्विफाई हो सकता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा होता है ना। जिसका क्रिटिकल, जो आसानी से लिक्विफाई हो सकता है उसका KH कम होगा।
हाँ भाई करें, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे। आपको केज कंपेयर करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, CO2, N2 एंड He का। मन ही नहीं लग रहा बेचारे का वहां जब से गया है। है ना? हाँ भाई कैसे कंपेयर करें भाई, आप मुझे बताओ कि अगर ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, डिस्पर्सन फोर्स पे, है ना? याद है आपको कि अगर नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं या पोलर कंपाउंड होते हैं, डिस्पर्सन फोर्स इज एवरीवेयर। तो पोलर वाले में एडिशनल फोर्स होता है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, नॉन पोलर वालों में वो नहीं होता। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं बेस्ड ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसे नियोपेंटेन और नॉर्मल पेंटेन में नॉर्मल पेंटेन का ज्यादा होता है ए, बिकॉज उसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना? सो यहां पे सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होगा, और सरफेस एरिया सेम होगा तो हम यूजुअली मोलर मास देखेंगे फिर, है ना? तो केएच की वैल्यू सबसे कम किसके लिए होगी, CO2 के लिए, फिर N2 के लिए, और सबसे ज्यादा हीलियम के लिए। सॉलिबिलिटी के अच्छा इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि रिवर्स उल्टा है, सॉलिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पहली चीज। तो अगर तुम सॉलिबिलिटी से क्रैक करना चाहते हो तो ध्यान रखो कि सॉलिबिलिटी के उल्टा है ये। दूसरा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के भी रिवर्स है ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिवर्स है ए के, वन डर वाल कांस्टेंट ए के। यहां पे सबसे कम NH3 का होगा, फिर CO2, फिर N2 और फिर H2। ना मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि हेनरीज लॉ, ये तो खैर समझने के लिए हो गए क्वेश्चन वाइज ए के बेसिस पे, हेनरीज लॉ इनके लिए एप्लीकेबल है, हेनरीज लॉ इनके लिए एप्लीकेबल है। हेनरीज लॉ उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो बहुत ही ज्यादा इंटरैक्ट करते हो सॉल्वेंट से, जो रिएक्ट ही कर जाते हो सॉल्वेंट से। आपको पता है कि अमोनिया और CO2 ये दोनों ही वाटर में रिएक्ट करके H2CO3 या अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? सो प्रैक्टिकली इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दीज कंपाउंड्स, बट अगर क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया तो कर लेंगे हम लोग। बट लिख लोगे क्या कि हेनरीज लॉ doesn't give correct relation for such compounds. Compounds मतलब हम गैसेस की बात करें ना, that has higher that interact with solvent and react। जैसे एग्जांपल के लिए हो गया CO2, NH3, HCl है, तो ये भी गैसेस कहने को, लेकिन इनके लिए हेनरीज लॉ अच्छे से एप्लीकेबल नहीं है। इसको लिखेंगे भी लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में, ठीक है, पर इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है हेनरीज लॉ। कोई डाउट? ठीक है। ठीक है, देखो भाई आज से 4 साल पहले मैं इतने देर में हेनरीज लॉ खत्म करता था, इतना डिस्कशन करते नहीं थे हम लोग, है ना, सीधे फॉर्मूला डिस्कस किया, न्यूमेरिकल क्या हो जाता था। पर अभी रिसेंट
पास में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, ग्राफ के, वेरिएशन के, डेटा दे रहे हैं ऐसे जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पे केएच बढ़ेगा, विच इज यूजुअली ट्रूथ, बट उसमें एक दूसरा डेटा दे रहे हैं जो कि मैथमेटिकली सही है। तो जो जल्दीबाजी में रहते हैं ना कि भाई अरे केएच बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने पे तो यही सही ग्राफ है, कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि केएच नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पे केएच यूजुअली बढ़ता है, लेकिन देयर आर प्रैक्टिकल एविडेंसेस की घटता भी है, पर सब जगह यही लिखा है कि टेम्परेचर बढ़ने पे केएच बढ़ता है। लेकिन 2 बार जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें क्लियरली टेम्परेचर बढ़ने पे केएच बढ़ के घटता है, और वो ही ऑप्शन सही है, और उसमें केएच बढ़ने वाला ऑप्शन भी दिया है। दिक्कत ये है ना, तो इसलिए हमें केयरफुल रहना अब, है ना, क्योंकि अभी तुम कहीं भी ढूंढोगे वो नहीं है, बहुत रेयर जगह मिलता है उसका कि भाई हाँ टेम्परेचर बढ़ने पे केएच घट भी सकता है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए तो डेफिनेटली घटेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पर हाँ यूजुअली पोलर सॉल्वेंट्स के लिए नहीं डिक्रीज होता। कहां आ गए हम लोग, कहां तक थे हम लोग? हेनरीज कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसके फैक्टर्स डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। ये ग्राफ कर लिया था क्या? ठीक है। उसके बाद केएच के डिफरेंट फॉर्म्स जो मैं आपको बता रहा था कि हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज लॉ के खुद के डिफरेंट फॉर्म्स है। एक फॉर्म जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, इसके बेसिस पे जो केएच है उसके बारे में हम कमेंट कर रहे हैं, जो ग्राफ था वो सब जो हम ड्रॉ कर रहे थे ना। यहां पे ये दूसरा है, इसका क्या सीन है भाई कि ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, कि यहां पे हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया है केएच इंटू पी, जो मैं आपको बता रहा था कि किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है। यूनिट पे ध्यान देना है कि इसकी यूनिट है मोलारिटी एटीएम इनवर्स, है ना। इसका यूनिट वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। और एक ऐसा हेनरीज इक्वेशन भी हो सकता है जो रिलेटिव कंपैरिजन बताए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड, ऐसा, तो वो यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। बट हमें ये दोनों पे ध्यान देना है, 1 और 2 पे। लेट्स इसको यस, दोनों अलग अलग केच है, वो यूनिट के हिसाब से चेंज हो रहे। इस ब्लॉक का नहीं भेजा ना मैंने अभी तक होमवर्क। इस ब्लॉक और हाइड्रोकार्बन का आज भेजूंगा मैं ना। हाइड्रोकार्बन के 30 क्वेश्चन होंगे, रफली 30 ही हैं। बाकी तीनों कर लिया आप लोगों ने, रिडॉक्स बचा है। लिख लिया? चलो क्वेश्चन करो। हाँ ग्राफ करते ना। बताओ भाई क्या होगा इसमें? सबका ये आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? ट्राई नहीं किया? क्या करना हमें? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पता करने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस चाहिए, केएच चाहिए, बस सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, और मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो वही हमें निकालना शायद
नहीं 10 मोल में निकाला तो मोल फ्रैक्शन इज अमाउंट इन 1 मोल, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको तो 10 मोल में आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, राइट। सो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला है अपने पास क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन इन लिक्विड इज इक्वल टू मोल हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू द लिक्विड। सो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑनटू द लिक्विड सरफेस निकालने के लिए उस गैस का मोल फ्रैक्शन इन द गैसियस मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर करना पड़ेगा, राइट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कहां पे, इन एटमॉस्फेयर, है ना, गैस जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, इनटू टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मोल फ्रैक्शन N2 का कितना दिया है 0.8 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया है 5 atm, है ना। तो ये हो गया 4 atm। ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 ऑन टू द लिक्विड सरफेस। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 ऑन टू द लिक्विड सरफेस इज 4 इज इक्वल टू KH कितना दिया है 10 to the power 5, सो 10 to the power 5 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कहां पे, इन लिक्विड। यहां से किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ गया, दैट इज 4 इंटू 10 to the power -5। ना ध्यान देंगे यहां पे कि इसको डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करके करा जा सकता है तभी जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या, मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस टोटल मोल्स, और फिर उस हिसाब से 10 मोल्स लिखने पड़ेगा डिनोमिनेटर में टू कैलकुलेट, है ना। पर अभी के लिए चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन जो ऑलरेडी मोल्स ऑफ N2 कम है तभी तो मोल फ्रैक्शन इतना कम है, तो डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ N2 नहीं भी आएगा तब भी चलेगा। जैसे क्या लिखोगे आप कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 to the power -5। नाउ अभी के लिए क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसलिए हम ये अप्लाई कर पा रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 to the power -5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विच इज 10 मोल्स क्वेश्चन में, है ना। तो हो जाएगा 4 इंटू 10 to the power -4 ए। ठीक है। सो 2018-19 से पहले ये इकलौता न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो जे एडवांस में आया था, और उसके पहले कोई क्वेश्चन था ही नहीं हेनरीज लॉ के। हाँ जे एडवांस में आया था ये, है ना। उससे पहले हेनरीज लॉ के कोई क्वेश्चंस दिखते नहीं थे न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल एक दो आ गया तो आ गया, पर 2019 के बाद जेई मेंस में हर साल ऑलमोस्ट किसी ना किसी पेपर में हेनरीज लॉ का एक क्वेश्चन रहता है ना। और सिंस इसमें एक ही फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूले पे कम और उसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल, कि ग्राफ में कुछ ऐसे फैक्ट के बेसिस पे ग्राफ दे दिया जो कहीं नहीं है, किसी बुक में नहीं है दुनिया की। पर तुम्हें बेसिक अगर सोचोगे कि अच्छा ए की वैल्यू ऐसे ही बढ़नी चाहिए तो उस हिसाब से KH इसका ज्यादा होना चाहिए, वो सब लॉजिक लगाओगे तो ग्राफ क्रैक कर लोगे मे बी। पर अगर जो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं ना कि KH इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, है ही नहीं वैसा ग्राफ सही, है ना, वैसा दिया ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है पर वो गलत है। तो इसलिए ग्राफ को ध्यान से समझना है आपने को ना। पहले ग्राफ पे आते हैं फिर करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ग्राफ्स ऑफ हेनरीज लॉ। तो हमने ग्राफ में क्या क्या डिस्कस, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या था अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहां पे, ऑन टू द लिक्विड सरफेस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू द लिक्विड। दोनों में डिफरेंस है ना, ये कहां पे है, ये लिक्विड के अंदर है, सॉल्यूशन में है, और ये कहां पे है, सॉल्यूशन के ऊपर पार्शियल प्रेशर है। तो यहां पे भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा उसका जिसकी वजह से आया। खैर, तो पहला ग्राफ तो हम बना चुके साथ ऑलरेडी, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ नहीं बनाया। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ग्राफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन टू द लिक्विड सरफेस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन का जो ग्राफ होगा वो भी लीनियर ही होगा। इसका स्लोप क्या होगा, KH। एक तो ये ग्राफ हो गया पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ आएगा जिसमें आपसे पूछेंगे
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस रहेगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, है ना। दूसरा ग्राफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन है। हम्म, Decreasing the rate one. हम्म, Rate ऊपर से start होगा. केस ये होगा उसका हाँ, वाइट जो ये इंटरसेप्ट उसका केस हम्म, नेगेटिव स्लोप केएच से स्टार्ट होगा और नेगेटिव स्लोप होगा। हाँ, सेम फॉर्मूला ही तो है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू के एच इंटू एक्स ऑफ गैस विच कैन बी रिटन एज के एच इंटू 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। मोल फ्रैक्शन टोटल 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। यहां से करोगे तो आएगा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन टू द लिक्विड सर्फेस विल बी इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट के एच माइनस के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और यहां से ये इसका वाई इंटरसेप्ट है, ये इसका स्लोप है, तो आ गया ग्राफ। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और स्टार्ट होगा ये के एच से, हेनरीज कांस्टेंट से, विथ स्लोप इज इक्वल टू माइनस के एच, ये डिक्रीज होगा, है ना। और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जब, मतलब पार्शियल प्रेशर जब 0 हो जाएगा तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, मतलब देयर विल बी नो सॉल्यूट। तो होना भी चाहिए प्रैक्टिकली भी, जब गैस का कोई पार्शियल प्रेशर नहीं है तो गैस कैसे रहेगा लिक्विड के अंदर, ठीक है। बट ध्यान देना कि इसका जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो वैसे वैसे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे केच बढ़ेगा। अब इसे मिक्स कर दे, बोले कि इनमें से कौन सा ग्राफ हीलियम और हाइड्रोजन के वेरिएशन या फिर हीलियम और CO2 के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना हीलियम का केच ऊपर से स्टार्ट होगा और हाइड्रोजन का CO2 का नीचे से, क्योंकि हीलियम का केच ज्यादा था और CO2 का केच कम था। तो ये छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो उसके बेसिस पे भी हम ग्राफ के बेसिस पे बता सकते हैं कि कौन सी गैस है, या फिर गैस दिया हो तो उसका ग्राफ हम मार्क कर सकते हैं कि कौन सा है ना। तो आप लिखेंगे क्या कि वाई इंटरसेप्ट मतलब प्रेशर का इंटरसेप्ट, है ना, इंक्रीजेस विथ केएच। और ये बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं कि केएच लिख तो रहे हैं पर केएच खुद गैस के ए बढ़ने से घटता है ना। तो वो कोरिलेट कर लेना, आप लोग एक दो बार पढ़ लेना इसको ध्यान से, है ना। कि जैसे मान लो 2 ग्राफ दिए गए यहां पे, कि एच डैश दे दिया मैंने, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 है और ये 2 है तो 2 इज मोर लिक्विफिएबल, है ना। या मे बी 2 जो है वो कम टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया है सेम गैस के लिए, भी तो हो सकता है, क्योंकि केएच यूजुअली टेम्परेचर बढ़ने पे घटता है, सॉरी बढ़ता है ना। तो 2 जो है वो कम टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, सारे तो लिख नहीं सकते अपन प्रैक्टिकली, तो वहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम में कि क्या और हो सकता है। या तो 2 इज मोर लिक्विफिएबल, और अगर दोनों सेम ही गैस है अगर, तो 2 इज ड्रॉन एट अ लोअर टेम्परेचर, इसलिए उसका केएच नीचे है। या फिर 2 का सॉल्वेंट अलग है, ये भी हो सकता है कि 2 एक ऐसे सॉल्वेंट में डाला गया जहां उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सिनेरियो नंबर 1। कोई भी मॉडिफिकेशन करे आप इनिशियल में चले जाना कि भाई केएच कैसे कैसे डिपेंड करता था, वैसे वैसे ग्राफ में क्या होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट करो लॉग केएच वर्सेस लॉग एक्स, लॉग केएच वर्सेस लॉग एक्स का ग्राफ। एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, सॉरी लॉग पी वर्सेस लॉग एक्स, है ना। केएच तो खैर होगा ही उसमें, हाँ गैस का सॉल्वेंट मतलब सॉल्युबिलिटी, एक्स इज सॉल्युबिलिटी, हाँ। लॉग पीएच, लॉग पी वर्सेस लॉग एक्स,
हाँ, वन का स्लोप होगा। स्लोप 1 का होगा। थर्ड ग्राफ क्या है? लॉग पी वर्सेस लॉग एक्स, है ना। इसमें एक और मॉडिफिकेशन जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्या कि ये प्रेशर है और गैस का पार्शियल प्रेशर ऑन टू द लिक्विड सरफेस, बाहर का है ये, और ये गैस का अंदर का मोल फ्रैक्शन है, बाहर का मोल फ्रैक्शन। मतलब इसके कैलकुलेशन में बाहर वाले गैस का ही यस, हाँ, इसको कैलकुलेट करने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैसियस मिक्सचर लोगे, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हेनरीज लॉ यूज करोगे, है ना। नाउ खैर इक्वेशन वही है, लॉग P will be equals to log KH plus log X, right? ना अब यार थोड़ा सा ना इसमें ध्यान देना कि प्रैक्टिकलिटी पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये ग्राफ है, क्योंकि प्रैक्टिकली लॉ X 1 से कम ही होगा, तो ये टर्म नेगेटिव होगा, है ना। तो किसी के दिमाग में ऐसे डाउट आ सकता है सर स्लोप नेगेटिव नहीं हो जाएगा क्या, है ना। पर हम पूरे log X को ही एक टर्म ले रहे हैं, मतलब मान लो log X नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही हमारे लिए पॉजिटिव ऐसे समझो, है ना। तो हाँ, उसको कुछ नया टर्म दे दिया, यस। तो यहां पे होगा log P, यहां पे होगा log X, क्योंकि थोड़े दिन बाद ना ये मन में डाउट आएगा कि सर X तो 1 से कम होता है, मोल फ्रैक्शन तो प्रैक्टिकली 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो फिर ये तो नेगेटिव रहेगा, तो इसका स्लोप नेगेटिव क्यों नहीं है ना। तो हमने पूरे log X को ही वो ले लिया है, तो ये log KH से स्टार्ट होगा विथ स्लोप इज इक्वल टू 1। ठीक है, और क्या ग्राफ बन सकता है इसमें, इसको क्या हो गया, और क्या ग्राफ बन सकता है इसमें? प्रेशर ऑफ गैस, हाँ वो तो, हाँ मतलब उस इसी का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, उसमें तो 1 माइनस एक्स का टर्म अंदर आ जाएगा, राइट। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हो जाएगा वैसे, ठीक है। आई थिंक ग्राफ में इतना ही होगा, और क्या ही ले लेंगे। के एच वर्सेस टी का ग्राफ हमने कर लिया था क्या? हाँ, तो वो लिखो बस। देखो यार, के एच वर्सेस टी के दोनों बातें आपको बताता हूं मैं। के एच वर्सेस टी का जो ग्राफ है, के एच यूजली इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ग्राफ आना चाहिए इंक्रीजिंग। ये मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूं, जेई मेंस में 2 क्वेश्चन मैंने रिसेंटली देखे हैं जिसमें पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है, विच इज प्रैक्टिकली ट्रू एक्चुअली। मतलब पहले भी हम लोग बताते हैं कि यूजुअली इंक्रीजेस विद टेम्परेचर एंड इन सम रेंज ऑफ टेम्परेचर इट माइट डिक्रीज, पर वो अब सम रेंज वाले क्वेश्चन आने लगे कि भाई डिक्रीज भी हो सकता है केज। हाँ नहीं, कितने, वो तो फिर डिपेंड करेगा ना। अच्छा क्रिटिकल बोल रहे हो तुम, क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद डिक्रीज करेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का फेज, मतलब वो सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना कहीं वो उससे ही डिराइव हुआ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन भी चेंज होगा, तो उसकी वजह से केएच चेंज होगा, है ना। सो इनिशियली गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होती है, पर आफ्टर अ सर्टेन रेंज ऑफ हायर टेम्परेचर वो थोड़ी बहुत इंक्रीज भी हो सकती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, है ना। तो एक ग्राफ तो होगा केएच वर्सेस टी का लीनियर, यहां पे टेम्परेचर है और यहां पे केएच है, तो ये कैसा रहेगा, कुछ लीनियर सा रहेगा, ऐसे कुछ भी। क्या? फॉर लोअर रेंज ऑफ टेम्परेचर,
इन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि नॉन पोलर का तो मैंने बताया था क्या कि डिक्रीज भी कर सकता है, टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर में बढ़ भी सकती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, है ना। लेकिन हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ करना चाहिए ना, पर एक टेम्परेचर के बाद अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो कभी कभी उसमें भी डिक्रीज हो सकता है ना, क्योंकि उसकी पोलैरिटी तो ठीक है पर इंटरेक्शन भी तो कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन भी तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे, है ना। हाँ सो केएच जो है अगर ऐसा कुछ ग्राफ दिया हो तो डरना नहीं है, हो सकता है ये करेक्ट, है ना। ऐसा भी हो सकता है केएच वर्सेस टी का ग्राफ, बस मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मतलब सी इज अ गैस विच इज मोर लिक्विफिएबल एंड ए इज अ गैस विच इज लेस लिक्विफिएबल। तो आपको ऐसा अगर ग्राफ देंगे एग्जाम में तो आपको ए बी सी की वो प्रॉपर्टी दे देंगे कि लिक्विफिएबिलिटी के हिसाब से अरेंज कर देंगे, उसमें एक ही ऑप्शन होगा जिसमें वो पार्ट सही होगा, है ना। तो केएच ए पे डिपेंड करता है तो आपको पता ही है, तो फिर टेम्परेचर वाला तुम खुद ही कनेक्ट कर लोगे कि यही सही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि लिक्विफिएबिलिटी बोल लो या ए इज, मतलब ए खुद एक हमने ए वेरिएबल लिया है इसलिए ए नहीं लिखता हूं मैं, बट यूजुअली ए ज्यादा होगा इसलिए लिक्विफिएबिलिटी ज्यादा होगी, ना। सो लिक्विफिएबिलिटी या सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, किसका ज्यादा है, सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए, और लिक्विफिएबिलिटी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, और इसलिए उसका केएच कम है, सी का सबसे कम है, फिर बी का है, फिर ए का है। अब कहीं जाके इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं कि किसी रेंज के बाद बदल गई कहानी ऐसा, है ना, तो बस ध्यान रखना है। मोस्टली दिस, रेयरली दिस, है ना, होना ऐसा चाहिए वैसे। ये भी वही है ना, केएच वर्सेस टी, ये भी है केएच वर्सेस टी। तो लोअर रेंज ऑफ टेम्परेचर में अगर देखोगे तो ये लीनियर ऐसा ही है जैसा ये था ऊपर वाला, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा तो इसके जैसा ही होगा, डिक्रीजिंग होगा, वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना। हाँ ठीक है, बस सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए नहीं, मतलब नॉन पोलर में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, ठीक है। ओके दूसरा क्वेश्चन, हाँ तो इसके लिए तो गैसेस स्टेट रिविजन करना पड़ेगा ना तुम्हें, क्योंकि क्रिटिकल आप बोलोगे सर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेकिन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दी बॉइलिंग पॉइंट क्रिटिकल टेम्परेचर ये सब सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअल में टेम्परेचर नहीं है। क्रिटिकल टेम्परेचर का रियल वर्ल्ड के टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, क्रिटिकल टेम्परेचर तुम्हें सिर्फ गैस की प्रॉपर्टी बताता है कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा है वो गैस आसानी से लिक्विफाई की जा सकती है, उसका रियल वर्ल्ड टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ रियल वर्ल्ड टेम्परेचर से यही लेना देना है कि अगर रियल वर्ल्ड का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो उस गैस को लिक्विफाई तुम नहीं कर सकते। क्रिटिकल टेम्परेचर वो क्रिटिकल टेम्परेचर है जो तुम गैसेस स्टेट में लिक्विफिकेशन के टाइम पे पढ़ते थे, और वहां पे भी ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि जिस क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने पे कि घटेगा, इस तरह की बातें नहीं करते हम, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर का रियल वर्ल्ड टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में, क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ मुझे, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, चलो मुझे ये बताओ। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जिससे बॉयल होता है, मैंने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा क्या उससे, तो फिर और मान लो कि वाटर की कोई प्रॉपर्टी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है तो क्या उसके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगी, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट की जा सकती है पर डिपेंड नहीं करेगी वो कि हाँ वाटर का बॉइल किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब उस लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन उसमें ज्यादा है, ये आप कह सकते हो, राइट।
पर अगर मैं कहूं कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो वो बात भी सही है। पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर मॉलिक्यूल्स कम बनेंगे, ये बात भी सही है। नहीं है क्या? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसके वेपर मॉलिक्यूल्स कम नहीं बनेंगे क्या? बनेगा ना। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है बॉइल करने के लिए। तो ये बात सही है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसके वेपर मॉलिक्यूल्स कम बनेंगे, है ना। और दूसरा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। तो ये तो वैसी बात होगी ना कि एक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और एक के डायरेक्टली, क्योंकि एक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है और एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम एक्सटर्नली चेंज कर सकते हैं। आप बॉइलिंग पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते, आप केएच को चेंज, टीसी को चेंज नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, आगे जाके फिर से ऊपर नहीं जाएगा। जाता होगा पता नहीं, पर अभी तक इतना ही ना। हाँ उतना सर। देखो यार सही बताओ तो वो ग्राफ आज से 4 साल पहले मैं भी सिर्फ इतना ही पढ़ाता था, आगे वाला पार्ट पढ़ाता ही नहीं था, है ना। आपको देखो इंटरनेट पे ढूंढोगे तो अपडेटेड ग्राफ कहीं नहीं है, मिलता ही नहीं है। एक दो क्वेश्चन भाई जेई वाले मिलते हैं और एक दो रिसर्च पेपर मिलेंगे जिसमें डिस्कस किया कि हाँ भाई हेनरिच कांस्टेंट जो वो आगे जाके ऐसे भी ग्राफ होता है उसमें, है ना। नहीं स्टार्टिंग से तो इंक्रीजिंग ही होगा, है ना, है ना। तो इन सब क्वेश्चंस का कोई हाथ पैर नहीं है। जेई में आया तो अभी अभी 2-3 बार आ चुका है, तो एक बार होता तो मैं इग्नोर ही कर देगा, ठीक है गलती से आ गया होगा। पर 2-3 बार आ गया मतलब वो उस चीज को फोकस कर रहे हैं वो बार बार, तो इसलिए ध्यान देना अपने को। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। देखो यार अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो पोलर सॉल्वेंट की कर रहे हैं मेजरली, है ना। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यूजुअली क्या होगा, घटेगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी ये मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था हमने, क्योंकि डेल्टा एच लेस देन 0 है, डेल्टा एस लेस देन 0 है, तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। पर ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम स्टार्टिंग में ही कि अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ ऐसा टाइप का जहां पे कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। पर हमारे जो प्रैक्टिकल रेंज में डे टू डे लाइफ में जो सॉल्वेंट्स यूज होते हैं उनमें हम सॉल्युबिलिटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। सो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मतलब आप किसी भी बेवरेज को या सॉफ्ट ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक को आप फ्रिज में रखते हो, है ना, आप धूप में नहीं रखते, क्योंकि आपको पता है फ्रिज में रखोगे तो CO2 इजिली स्केप नहीं करेगा जब आप खोलोगे तो, राइट। ग्लोबल वार्मिंग से ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो पानी के अंदर कम हो रहा है, तो एक्वेटिक लाइफ के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, वो भी एग्जांपल है। और इससे मतलब प्रेशर बढ़ने पे ब्लड में एयर की सॉल्युबिलिटी बढ़ भी जाती है। एक कॉमन एग्जांपल है जो एनसीईआरटी वगैरह में दिया रहता है कि डाइवर्स वाला, है ना, कि डाइवर्स जब जाते हैं डाइव करते हो अगर आप काफी डेप्थ पे, तो नाइट्रोजन जो है एयर का, अच्छा नाइट्रोजन हम इनहेल करते हैं, है ना, बस वो डिजोल्व नहीं होता उतना, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, पर नीचे जाओगे तो डिजोल्व हो जाएगा। और ऊपर गलती से फास्ट आ गए तो वो जल्दी से बाहर निकलना चाहेगा, तो जल्दी से बाहर निकलेगा तो वो वेन्स वगैरह में मतलब ऐसे बबल्स बनाने लगता है उस तरह का नाइट्रोजन का, है ना। तो वो भी एक एस्पेक्ट है। तो इससे बहुत सारे एप्लीकेशंस है हेनरीज लॉ के। द पॉइंट इज कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी घटेगी ऑफ गैस इन लिक्विड बात कर रहे हैं हम। सॉलिड के लिए दो दो केसेस से अलग अलग, हम गैस की बात कर रहे हैं। ये ग्राफ है दो, कर लो इसको। ग्राफ ड्रॉ कर लिया, लिखो लिखो। सो ये बताओ कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट जब हमने डिस्कस किया है तो उसमें कहीं पे भी हमने
कॉन्सेंट्रेशन का टर्म लिया है क्या? हाँ, ये जरूर कहा हमने कि एक आफ्टर अ सर्टेन रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हेनरीज लॉ इफेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होता है. फॉर अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है. जो गैसेस ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं सॉल्वेंट के साथ, वहां पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रिएक्शन हो सकता है. तो पर हाँ, फिर तो वहां हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है ना वैसे भी. पर यहाँ क्लियर भी कर दिया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है. तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हेनरीज लॉ के हिसाब से केएच तो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना. केएच तो डिपेंड कर रहा है किस पे? टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे. तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 में कोई दिक्कत नहीं. स्टेटमेंट 2 में कह रहे हैं कि सॉल्वेंट पे डिपेंड ही नहीं करता है. फॉल्स, राइट? ये गलत है कि इट इज सेम जो लिख रहे हैं ना डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए, वो गलत है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. कौन सा आंसर हुआ? बी. ठीक है भाई. हाँ, C इज इक्वल टू के एच इंटू पी. तो के एच थोड़ी सी पे डिपेंड कर रहा है. के एच पी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा था. P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स वाला एक फॉर्मेट है, राइट? और C इज इक्वल टू के एच इंटू पी वाला एक फॉर्मेट है. तो इस फॉर्मेट में कौन सा के एच पी पे डिपेंड कर रहा है या मोल फ्रैक्शन पे कर रहा है? कोई रिलेशन फॉर्मूले से थोड़ी आ रहा है वो, है ना? C P पे डिपेंड कर रहा है और के एच पे डिपेंड कर रहा है. के एच C पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना. ठीक है. और तो कोई फैक्टर है नहीं. अदर फैक्टर्स क्या है? मतलब टेम्परेचर हो गया, नेचर हो गया और प्रेशर हो गया. नेचर में भी 2-3 कर लिए हमने. सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्यूट कैसा है, लिक्विफिएबिलिटी क्या है. हाँ, लास्ट कुछ क्वेश्चन है मेरे ख्याल से और इसकी लिमिटेशन है. फिर हेनरीज लॉ हो जाएगा बेसिकली. उसके बाद हम, अच्छा आप लोगों को वेपर प्रेशर याद है कि गैस स्टेट के टाइम में पढ़ाया था? नहीं, अगर नहीं याद है तो ढूंढ के निकालो अपना नोट्स और वेपर प्रेशर पढ़ के रखना ब्रेक में, है ना? क्योंकि सारे एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स बताऊंगा मैं आज जो उस टाइम बताया था आपको. कैसे एग्जैक्ट सेम. एक बस डेरिवेशन क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है वो करेंगे, उसके अलावा सब कुछ एग्जैक्टली सेम है जो मैंने आपको गैस स्टेट में बता दिया था. हाँ, अरे तो थोड़ा देखो, गैस स्टेट में वेपर प्रेशर तो सबने पढ़ा है क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला था वहां पे, तो पढ़ा ही होगा, है ना? नहीं पढ़ाऊंगा मैं आज भी, पर जिन्होंने पढ़ा है कम से कम वो प्रिपेयर्ड रहे. उनसे पूछूंगा मैं, क्योंकि है ना गैसेस से 3-4 बार तो रिवाइज कर ही लिया होगा अब तक. हाँ हाँ, तो होना चाहिए ना फिर तो याद. हाँ बताओ इसमें क्या होगा. कितना आ रहा है? 7.62 बार आ रहा है भाई. P1 M1 by M2 कर दिया ना. P1 by P2 इज टू M1 by M2, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट ही है वैसे भी. Where a solution containing इतना ग्राम ऑफ इथेन हैज 1 bar पार्शियल प्रेशर. तो 1 bar पार्शियल प्रेशर पे इतना ग्राम इथेन है ना? और इतना ग्राम अगर है तो पार्शियल प्रेशर क्या है? केस तो कैंसिल ही हो जाएगा. x1 by x2 होगा विच विल बी इक्वल टू m1 by m2, क्योंकि डिनोमिनेटर का टर्म तो सेम ही रहेगा. डिनोमिनेटर का टर्म भी चेंज होगा पर वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. नहीं बढ़ेगा ना. 10⁻⁻² है ना ये. सॉल्युबिलिटी बढ़ी है मतलब प्रेशर बढ़ा है ना? पहले फॉर्मूला मॉडिफाई कर लेते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज गैसियस बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट is approximately equals to number of moles of solvent. तो यहां से लिखोगे P gas is equals to KH into number of moles of solute
upon number of moles of solvent, and this is perfectly applicable for Henry's law because Henry's law itself is applicable for dilute solutions, है ना? तो आप Henry's law में ये हमेशा कर सकते हो मोस्टली. तो आपको क्या करना है अब आगे कि यहां से हम लिख सकते हैं क्या, P1 by P2, P1 by P2 is equals to KH कैंसिल हो जाएगा, N1 by N2, where N1 N2 is number of moles of solutes in solution. अच्छा, N1 को लिख सकते हैं W1 by M, और अगर सॉल्यूट सेम ही है तो फिर तो कहानी खत्म हो गई है ना. सो P1 by P2 will directly be equals to W1 by W2 when same solute is dissolved. ये दूसरा फॉर्मेट हो गया आपका हेनरीज लॉ का, है ना. तो P1 है 1, P2 निकालना है, W1 है 6.56 इंटू 10⁻³ और W2 है 5 इंटू 10⁻². सो P2 हो गया 65.6 by 5, है ना, सॉरी 50/6, हाँ 50/6.56. कितना आ रहा है, 7.2, बाहर में था 7.62 आ रहा है क्या? ठीक है. लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ जो है वो अभी हम बहुत सारे तो साथ साथ में डिस्कस करते चल रहे हैं हम लोग. जैसे कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और हायर सॉल्युबिलिटी के लिए हेनरीज लॉ परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता है. सो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी सिनेरियो विच कैन क्रिएट अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जैसे कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर. ठीक है. द गैस should not undergo any chemical reaction, वहां पे फिर एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड द गैस should not undergo dissociation in the solution, वहां पे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा. और क्या टर्म बोला था मैंने जो यहां नहीं है, हाँ, एप्लीकेबल ओनली फॉर dilute solution of gas in liquid. बहुत लो टेम्परेचर पे भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि दो चांसेस है, वहां गैस लिक्विफाई हो जाए या फिर ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, है ना. तो वैसे केसेस में भी एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. सो ये आपका हेनरीज लॉ पूरा रहा. ब्रेक के बाद हम लोग वेपर प्रेशर और उसकी एप्लीकेशन करेंगे, है ना. चलो.